हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू चैप्टर। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। वैसे तो ये चैप्टर आप क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अभी क्लास 12 में आके आप इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा सीखना चाहते हैं। काफ़ी ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। एटम यानी परमाणु। तो इस आज के लेसन में हम परमाणु के बारे में कैसे कैसे परमाणु के बारे में क्या क्या पता लगा और अब तक हमें कितना पता मतलब साइंटिस्ट को लग चुका है, और हमारे क्लास 12 के हिसाब से इस चैप्टर में एटम की स्ट्रक्चर मतलब एटम में कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन थे। तो न्यूट्रॉन तो हम इस चैप्टर में नहीं करेंगे। न्यूट्रॉन तो नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, क्योंकि वो न्यूक्लियर फिजिक्स का एक मेजर पार्ट है। इस लेसन में हम खास रूप से इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। हाँ, थोड़ा सा प्रोटॉन का भी करेंगे। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे कैसे हुई, किस किस ने की, पूरी कहानी समझने की कोशिश करेंगे। और स्पेक्ट्रम सीरीज यानी लाइमन, बामर, पास्चन स्पेक्ट्रम सीरीज कैसे बनती है, उनके बारे में भी सब कुछ देखेंगे, पूरे विस्तार से देखेंगे। और ये जो आज का लेसन, पहला लेसन है, ये तो अगर क्लास 9-10 के बच्चे भी सुनने की कोशिश करेंगे तो उनके लिए भी लाभदायक होगा, क्योंकि एटम तो क्लास 9 में भी है। और स्टार्टिंग तो हम बेसिक स्टार्टिंग तो छोटी क्लास से ही करते हैं हमेशा। तो शुरू करेंगे आज का लेसन। तो करते हैं शुरू। जय माँ सरस्वती, हे माँ शारदे। तो आज जो सरस्वती पूजन, आज मैं हमारे प्रीवियस ईयर की 10th CBSE की टॉपर, सेकंड टॉपर से आपको मिला रहा हूँ। ये है सुहानी दीक्षित। मदर्स नेम सुनीता दीक्षित, फादर्स नेम विजय दीक्षित। ये CBSE में पिछले साल सोफियन है, और पिछले साल जो 2020 का हमारा 10th बोर्ड था, उसमें सुहानी ने 92.20% मार्क्स स्कोर किए। और इसका इरादा है एक अच्छा वकील बनकर CJI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने का इसका इरादा है, और उम्मीद है कि ये ज़रूर इस लक्ष्य को पूरा करेगी। तो अब हम शुरू करें एटम के बारे में। तो अब बीच में ब्रेक नहीं आएगा, बीच में ब्रेक आ गए थे तो थोड़ा हम डिस्टर्ब हुए। हाँ देखो, ये लेसन हमारा, यस। तो अभी हम एटम के बारे में एकदम शुरू से मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ, शुरू से, बिल्कुल शुरू से, जो छोटी क्लास के लिए भी काम किया है, बड़ी क्लास के लिए भी इंटरेस्टिंग होगी जरूर। देखिए, सबसे पहले आपने सुना होगा कि साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डाल्टन। डाल्टन, तो डाल्टन ने क्या बताया, शायद स्पेलिंग ही होगी। डाल्टन ने ये बताया, सबसे पहले जो एटम यानी परमाणु, एटम यानी परमाणु जो शब्द का उपयोग किया, सबसे पहले डाल्टन ने किया। हाँ, ये भी कहा जाता है कि इंडियन दार्शनिक था, इंडियन फिलोसफर कणाद नाम से, मुनि कणाद। तो मुनि कणाद ने बताया था कि मटेरियल का, पदार्थ का सबसे छोटा पार्टिकल होता है जिसे कण कहते हैं, कण, जिसे आजकल मॉलिक्यूल कहते हैं, कण। तो कणाद ने भी बताया था। तो साइंटिफिक जो एविडेंस मिल रहे हैं उसके हिसाब से सबसे पहले डाल्टन ने कहा कि कोई भी मैटर होता है, कोई भी पदार्थ होता है, उसका सबसे छोटा जो पार्टिकल होता है उसे कहते हैं परमाणु, उसे कहते हैं एटम। ये नाम रखा डाल्टन ने। तो डाल्टन ने यह कहा कि एलिमेंट है यानी तत्व है, तो भी उसका जो सबसे छोटा पार्टिकल है उसे कहेंगे परमाणु। और कोई कंपाउंड है, यौगिक है, तो भी उसका सबसे छोटा पार्टिकल परमाणु होगा, एटम होगा। वैसे उन दिनों तक एलिमेंट और कंपाउंड, तत्व और यौगिक के बारे में ज्यादा जानकारी भी नहीं थी। तो ये कहा कि हर एक पदार्थ का सबसे छोटा पार्टिकल, मतलब जो लाइमस्टोन होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, उसका भी सबसे छोटा पार्टिकल एटम होगा। हाइड्रोजन है, उसका भी सबसे छोटा पार्टिकल एटम होगा। लोहा है, आयरन, उसका भी सबसे छोटा पार्टिकल एटम होगा, परमाणु होगा। इस तरह से उन्होंने कहा। और डाल्टन ने क्या कहा? डाल्टन ये कहा
कि परमाणु ही सबसे छोटा है, परमाणु ही सबसे छोटा है, उससे छोटा कुछ नहीं होता, मतलब उसके कोई टुकड़े नहीं होते। मतलब एटम को सबसे छोटा बताया और कहा कि एटम के आगे और कोई टुकड़े नहीं होते, सबसे छोटा एटम होता है, ये बताया डाल्टन ने। तो उन दिनों डाल्टन की खूब चलती थी और लोगों ने डाल्टन की बात को माना भी कि सबसे छोटा एटम होता है। और वो बात आज तक वही चल रही है कि जो केमिकल रिएक्शंस होती है, रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, उनमें तो जो फंडामेंटल पार्टिकल है वो एटम ही है। केमिकल रिएक्शन में तो एटम ही जुड़ते हैं, टूटते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं। तो केमिकल रिएक्शन की जो फंडामेंटल यूनिट है, मूल इकाई जो है वो तो अभी परमाणु है, एटम है। सिर्फ परमाणु इधर उधर होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, बिगड़ते हैं, ये होता है। मतलब डाल्टन के अनुसार एटम को तोड़ नहीं सकते, वो चीज केमिस्ट्री के हिसाब से, मतलब केमिकल रिएक्शन के हिसाब से तो अभी सही चल रही है कि एटम ही सबसे छोटा हीरो है हमारा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जे थॉमसन। जे थॉमसन ने वो खेल शुरू किया जो आज तक हमारे स्टूडेंट्स को तंग कर रहा है। मतलब जे थॉमसन ने ये प्रूव किया कि एटम को भी तोड़ा जा सकता है, एटम के अंदर भी पार्टिकल्स होते हैं, उन्हें कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिन्हें आज हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के रूप में। तो ये शुरुआत कैसे हुआ, कैसे पता लगा कि इलेक्ट्रॉन क्या चीज होती है? तो ये जे थॉमसन ने कैसे पता लगाया? जे थॉमसन ने गैस के अंदर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करके, मतलब गैस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करके, और ये पता लगाया कि हर एक मटेरियल, कोई मटेरियल हो, उसके अंदर एक ही जैसे पार्टिकल मिलते हैं। उन पार्टिकल का नाम रखा गया था इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी, इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी, जे थॉमसन ने किया था। ये तो आप जानते ही हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, और इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, वजन, द्रव्यमान जिसे कहते हैं, वो 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, ये था इलेक्ट्रॉन का, होता है अभी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। और ये जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, ये करीब करीब H एटम का जो मास होता है, H परमाणु का जो मास होता है, उसका डिवाइडेड बाई 1840 होता है। मतलब H परमाणु का जो वजन है, मास है, द्रव्यमान है, उसको 1840 या लगभग 1837 से डिवाइड कर दें तो 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आ जाता है। ये बात है। हाँ, पिछले लेसन में हमने एक थोड़ी सी गलती की थी कि एक वो निकाला था हमने वर्क फंक्शन, और वो वर्क फंक्शन था 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और उस 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमने क्या किया, जूल में जब कन्वर्ट किया तो ये गलती कर दी। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 करना था, हमने गलती से वहां 34 बोल दिया था 19 की जगह, जूल इंटू सेकेंड, सॉरी ये जूल हो गया, अब ये जूल में हो गया। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बन गया 3.2 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये भी किसी बच्चे ने मेरा ध्यान बताया, आकर्षित किया था, मैंने यहाँ पर -34 लिख दिया था, तो गलती से हो गया था। तो थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे की वो देखना है। तो देखो, ये एक अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट थॉमसन ने, जे थॉमसन ने किया। ये एक कांच की, ग्लास की बहुत ही मजबूत ट्यूब ली, ट्यूब, ठीक है। इसके एक सिरे पर कोइन जैसा, सिक्के जैसा एक मेटल का ले लिया कैथोड, कैथोड, और एक ले लिया मेटल का एनोड, ठीक है। और इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो होगी तो उसे नोट करने के लिए, उसे पढ़ने के लिए एक एमीटर, एमीटर लगा दिया। ज्यादातर माइक्रो एमीटर लगाया होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट बहुत कम ही थी, यही उम्मीद होगी। और यहाँ जो वोल्ट लगाया, डीसी वोल्ट लगाया, डिश द्वारा, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, और करीब 11,000 वोल्ट लगाया, 11,000 वोल्ट। या एक ही बात है, इसे कहते हैं 11 kV, के मतलब किलो, किलो मतलब 1000 होता है। 11,000 वोल्ट हाई वोल्टेज लगाई, बहुत हाई वोल्टेज। और ये देखना था उस साइंटिस्ट को, जे थॉमसन को, कि क्या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी, और होगी तो किस तरह से होगी, ये देखना था। तो उसने क्या है, शुरू में यहाँ पर सिंपल एयर ली, सिंपल एयर जैसी आसपास थी वैसी ही एयर ली,
और ये एक पंप है। पंप मतलब एक तरह से वैक्यूम पंप है, ये वैक्यूम पंप, निर्वात पंप। ये वैक्यूम पंप है तो इसके अंदर से हवा को बाहर निकालेगा, बाहर निकालेगा, ठीक है। इसमें हवा को बाहर निकालने पर क्या क्या वो रिजल्ट निकले वो देखने हैं, वो है खास चीज, उससे पता लगेगा कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है एक। तो 11,000 वोल्ट के आसपास लगाया। वैसे नॉर्मली जो एयर प्रेशर होता है, नॉर्मली जो हवा हमारे आसपास जो हवा है वो प्रेशर डालती है, उसे कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब। वो कितना होता है? वो होता है 76 सेंटीमीटर मरकरी कॉलम, 76 सेंटीमीटर पारे का स्तंभ, मरकरी का खंभा खड़ा करते हैं 76 सेंटीमीटर का, तो वो कितना प्रेशर डालता है इस जगह, उस प्रेशर के इक्वल होता है नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसे वायुमंडलीय दाब या एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। 76 सेंटीमीटर एचजी कह दो या 760 मिलीमीटर एचजी कह दो, बात तो एक ही है। सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर होते हैं, इतना। मतलब कोई एक ट्यूब ले, हम पाइप लें और उस पाइप में मरकरी 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 भर दें और 76 सेंटीमीटर भर दें, तो वो यहां कितना प्रेशर डालेगा? उतना प्रेशर एयर डाल रही है, कितना प्रेशर एयर डालती है। इसके बारे में प्रेशर का बाद में हम अलग बात करेंगे, और फ्लूइड मैकेनिज्म आता है तब देखेंगे, लेकिन इतना होता है। और वैसे इसको अगर दूसरी यूनिट में बदला जाए तो वो होता है करीब 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कह दो, या इसको पास्कल कह देते हैं, पास्कल भी कहते हैं इसको, पास्कल प्रेशर का यूनिट पास्कल भी होता है। तो करीब इतना प्रेशर होता है नॉर्मल एयर प्रेशर, ठीक है। तो शुरू में थॉमसन जी ने क्या रखा कि 11,000 वोल्ट लगाया कैथोड और एनोड के बीच में, और नॉर्मल जो एयर प्रेशर है वही रखा, और देखा कि इस एमीटर में कुछ नहीं हो रहा, मतलब कोई इलेक्ट्रिक करंट नहीं हो रही, कोई हलचल नहीं हो रही। होगी कैसे? जब एक तार यहाँ है, एक तार यहाँ, इतनी दूर है, बीच में हवा है, तो अगर प्लग से 2 तार लेके और हम इतनी दूर रखते हैं उनको, तो हमें इलेक्ट्रिक करंट थोड़ा फ्लो होता है, एकदम टच कराते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, इसलिए होना ही नहीं था। तो कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हुआ, एमीटर 0 बता रहा था, ठीक है। अब उसने क्या शुरू किया कि ये जो प्रेशर था वैक्यूम पंप से, निर्वात पंप से अंदर की एयर को बाहर निकालना शुरू कर दिया, निकालना शुरू कर दिया, निकालना शुरू कर दिया, निकालता गया और देखता गया कि अलग अलग प्रेशर पर क्या क्या होता है। तो साथ में यहाँ प्रेशर नोट करने के लिए एक मीटर लगा दिया, जैसे अपने हवा भराते हैं किसी टायर में तो वहाँ प्रेशर नोट करते हैं ना, वैसे ही प्रेशर नोट करने के लिए एक मीटर लगा दिया साथ में, यहाँ मीटर लगा दिया साथ में, और देखता रहा कि इसके अंदर कितना प्रेशर होता है। तो शुरू में तो इतना प्रेशर था और इतना हाई वोल्ट लगाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर इसने यहाँ से गैस को बाहर निकालना शुरू कर दिया, ये पंप चला के गैस को बाहर निकालना शुरू कर दिया, और निकालते 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 उसने ये देखा कि जब प्रेशर करीब करीब 10 मिलीमीटर एचजी हो गया, 10 मिलीमीटर मरकरी कॉलम के इक्वल हो गया, इतना कम प्रेशर हो गया। प्रेशर के लिए मीटर लगा रखा है, ये मीटर है। तो तब प्रेशर इतना हो गया, 10 मिलीमीटर एचजी के इक्वल हो गया, तब उसने देखा थॉमसन जी ने कि कुछ यहाँ कड़कड़ाहट की आवाज आती है, कड़कड़ाहट की आवाज आती है, कुछ यूं चमक सी पैदा होती है, जैसे कि खराब ट्यूबलाइट को, आजकल तो एलईडी वाली ट्यूबलाइट होती है, पुरानी वाली ट्यूबलाइट है और जलाते हैं और जल नहीं रही है, तो यहाँ कुछ कड़कड़ की आवाज आती है, कुछ रोशनी सी पैदा होती है ऐसे, कुछ रोशनी सी पैदा होती है ऐसे ऐसे, यहाँ तो कुछ कड़कड़ाहट की आवाज आई, और ब्लू स्ट्रीम्स, नीली धाराएं यहाँ से वहां चलनी शुरू हो गई। नीली धाराएं, ब्लू स्ट्रीम्स मतलब ऐसी, यहाँ से ऐसे ब्लू स्ट्रीम्स चलनी शुरू हो गई ऐसे। ये कलर क्यों नहीं हुआ भाई? हाँ, तो इस तरह से ये ब्लू स्ट्रीम्स बीच बीच में चली ऐसे ऐसे। ये क्लियर नहीं कह सकते कि वो कैथोड से एनोड की तरफ गई या एनोड से कैथोड की तरफ गई, लेकिन गई। भाई जो बैटरी के माइनस से जुड़ता है उसको हमेशा कैथोड कहते हैं, ऋणागर कहते हैं, और जो प्लस से जुड़ता है बैटरी के उसे बोलते हैं हमेशा एनोड। इतना हाई वोल्ट कैसे पैदा किया होगा? बैटरी तो इतना हाई वोल्ट की हो नहीं सकती, तो इसके लिए आईसी यूज होती है, कोई इंडक्शन कॉइल्स होती है, वो यूज होती है, वो आगे दूसरे लेवल की बात है, उसकी बात नहीं करेंगे अभी। तो इस तरह से जब प्रेशर इतना कर दिया, पहली बात तो देखा कि कुछ ब्लू स्ट्रीम शुरू होती है, ब्लू स्ट्रीम्स कैथोड एनोड के बीच में, और जो जैसे कि खराब ट्यूबलाइट
जगबुझ करती है उस तरह से हुआ। और ये जो मीटर था एमीटर, इसकी सुई भी बताने लगी कि करंट फ्लो हो रही है, सुई बताने लगी कि कुछ कुछ करंट फ्लो हो रही है, यानी कि इतना प्रेशर कम कर दिया, काफी सारी गैस को बाहर निकाल दिया, तो देखा कि इसमें कुछ कुछ होता है। अब साइंटिस्ट होते हैं तो एक चीज से पीछा नहीं छोड़ते, हम तो हो सकता है इतने से राजी हो जाते, लेकिन उसने प्रेशर को और कम कर दिया और 1 मिलीमीटर HG करके देखा और कम प्रेशर कर दिया। तो क्या हुआ, तो ये हुआ कि ये जो पूरी जो रोड थी ना पूरी, ये पूरी पूरी एक रोशनी से भर गई। ऐसे कैथोड एनोड के बीच में पूरी पूरी एक रोशनी पैदा हो गई। ऐसे ये थॉमसन डी ने एक्सपेरिमेंट किया था, इस तरह से हो गई। और ये जो हमारा जो एमीटर था, उस एमीटर में एक फिक्स करंट फ्लो होनी शुरू हो गई। तो इस तरह से जैसे ट्यूबलाइट जल गई मान लो, इस तरह से कैथोड और एनोड के बीच में एक रोशनी पैदा हो गई और एक फिक्स करंट शुरू हो गई। ये प्रेशर कम करने पर हुई। ये जो प्रेशर की बात मैं बता रहा हूँ, ये प्रेशर अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग मिल सकते हैं, वैसे आजकल की बुक्स में तो मिलेंगे नहीं, अलग अलग मिल सकते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि कितना वोल्ट लगा रहे हैं हम, 11,000 की बजाय 15,000 लगा रहे हैं या 9,000 लगा रहे हैं, या कैथोड एनोड के बीच में दूरी कितनी है, वो जो ये जो ट्यूब ली है डिस्चार्ज ट्यूब जिसे कहते हैं विसर्जन नली, ये डिस्चार्ज ट्यूब कम डायमीटर के लिए ज़्यादा डायमीटर के लिए, इन सब बातों पर डिपेंड करता है। तो ये सारे फिक्स नहीं होंगे, रफ आइडिया बता रहा हूँ एक। तो जब इतना प्रेशर हुआ तो पूरी रोशनी भर गई, पूरी ट्यूबलाइट में रोशनी भर गई, पूरी इसमें रोशनी भर गई और करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। अब साइंटिस्ट है तो इतनी आसानी से पीछे छोड़ देगा। 3 नंबर बात क्या हुई, प्रेशर और कम कर दिया, और कम कर दिया मतलब 0.1 मिलीमीटर HG कर दिया, 0.1 मिलीमीटर HG। तो क्या हुआ, तो ये हुआ कि ये जो चमक है पूरी ट्यूबलाइट में, ये एक तरह से टुकड़ों में बंटने लगी। यहाँ पर एक डार्क स्पेस पैदा हो गया, यहाँ एक डार्क स्पेस पैदा हो गया, डार्क जिसे कहते हैं फेराडेज डार्क स्पेस। इस तरह से मैं रफ आइडिया बता रहा हूँ। तो ये फेराडेज डार्क स्पेस हो गया। जब प्रेशर और कम कर लिया, 0.01 मिलीमीटर HG कर लिया, तो देखा कि ये जो पूरी चमक है ये पूरी स्ट्रिप्स में, पट्टियों में डिवाइडेड हो गई और कई तरह के डार्क स्पेस हो गए, फेराडेज डार्क स्पेस, क्रुक्स डार्क स्पेस, इस तरह से पैदा हो गए। तो इस तरह से प्रेशर कम करते 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 और लास्ट में जब 0.001 मिलीमीटर HG प्रेशर कर दिया, इतना कम प्रेशर कर दिया, तो देखा कि इस ट्यूबलाइट में एकदम शांति हो गई, न कोई आवाज, न कोई रोशनी, न कोई चमक, कुछ नहीं। यानी कि ऐसा हो गया, ये ऐसा है, ये एकदम ट्यूबलाइट में ऐसा, एकदम ऐसा हो गया। लेकिन लेकिन मतलब पूरी ट्यूबलाइट में एकदम शांति हो गई। कब हुआ ये, जब प्रेशर इतना कम हो गया और हाई वोल्ट तो लग ही रहा था, तो ऐसे लग रहा था जैसे कि अब कुछ हो ही नहीं रहा है, लेकिन ये बता रहा था कि करंट फ्लो हो रहा है, ये बता रहा था कि करंट फ्लो हो रहा है, लगातार करंट फ्लो हो रहा है। तो अब करंट फ्लो किस रूप में हो रहा है, कैसे हो रहा है, यहां से दिखाई तो कुछ नहीं दे रहा, दिखाई तो कुछ नहीं दे रहा। तो जे थॉमसन जो थे वो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये आइडिया लगाया कि जरूर कोई इनविजिबल रेज, अदृश्य किरणें होती होगी जो कैथोड से एनोड या एनोड से कैथोड की तरफ चल रही होगी। उन इनविजिबल रेज के रूप में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, ये माना। तो इतना कम प्रेशर कर दिया, जब प्रेशर कर दिया इतना कम, प्रेशर इतना कम कर दिया, करीब 10 की घात -3 मिलीमीटर HG बोलते हैं इसको, 10 की घात -3 मिलीमीटर HG, इतना कम प्रेशर कर दिया, इतना हाई वोल्ट लगाया 11,000 वोल्ट, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, एमीटर बता रहा है, लेकिन कोई साउंड नहीं है, कोई चमक नहीं है, कुछ नहीं है, कोई फ्लोरेंस नहीं है। तो वो जो थॉमसन जी ने ये आइडिया लगाया कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है कोई इनविजिबल रेज के रूप में फ्लो हो रही है, मतलब इनके बीच में कोई इनविजिबल रेज, अदृश्य किरणें हैं जो फ्लो हो रही है, दिखती नहीं है हमें। अब उन इनविजिबल रेज की स्टडी शुरू हुई, वो इनविजिबल रेज जो थी, अदृश्य किरणें, वो क्या थी, उनकी स्टडी शुरू हुई। तो बहुत सालों तक ये प्रैक्टिकल चला, कोई 1-2 दिन में, आधे घंटे में नहीं हुआ।
अब की बार क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा एकदम शुरू से किया, और शुरू से ऐसे किया। हाँ, अब की बार इस एक्सपेरिमेंट को इस तरह से किया कि ये जो डिस्चार्ज ट्यूब ली थी, इस ट्यूब के अंदर अंदर एक खास प्रकार की पॉलिश कर दी, एक खास प्रकार की पॉलिश पूरी के अंदर अंदर खास प्रकार की पॉलिश कर दी, ऐसे 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 पूरी के अंदर एक खास प्रकार की पॉलिश कर दी। वो पॉलिश ऐसी थी जिससे कुछ स्मॉल पार्टिकल्स, छोटे पार्टिकल्स टकराते हैं तो चमक पैदा करते हैं, चिल्का पैदा करते हैं, फ्लोरेंस पैदा करते हैं। और वो पॉलिश जैसे कि जिंक सल्फाइड की पॉलिश हो सकती है, जिंक सल्फाइड से कुछ छोटे पार्टिकल्स, जिंक सल्फाइड की पॉलिश अगर है, पर्दा कहीं लगा रखा है हमने, तो रात में उसमें हो सकता है बीच बीच में यूं चमक 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 दिखाई दे। तो कारण यह है कि कुछ छोटे पार्टिकल्स आके उसे टकराते उसमें चमक पैदा होती है। तो इस तरह की जिंक सल्फाइड की पॉलिश ले ली अंदर, और अब वापस वही प्रैक्टिकल शुरू किया, हाई वोल्ट लगाया और प्रेशर इतना कम कर दिया, 10⁻³ मिलीमीटर एचजी कर दिया, और एमीटर बता रहा है कि करंट तो फ्लो हो रही है। लेकिन अब की बार कुछ एक खास चीज दिखाई दी। वो खास चीज ये थी, कि जैसे ही वो हमने हाई वोल्ट चालू किया तो इस तरफ, यहां इस एरिया में कुछ चमक पैदा हुई, ऐसे कुछ चमक इस तरफ कुछ चमक पैदा हुई। जैसे ही यहां से ऑन किया, वैसे ही यहां इस एरिया में कुछ चमक पैदा हुई। साइंटिस्ट हर एक चीज को बारीकी से देखते हैं। यहां इस एरिया में कुछ चमक पैदा हुई, इसका मतलब ये लगाया गया कि जरूर ये जो कैथोड है, इस कैथोड से कोई रेज आ रही है। ये कलर थोड़ा चेंज कर लो, ये कलर दिख नहीं रहा है बिल्कुल। चलो ऐसा कर लेते अभी, यही कलर करते हैं। तो ये आइडिया लगाया कि कुछ रेज इधर से आ रही है, इधर से रेज आ रही होगी, ऐसे ये माना कि इधर से कुछ रेज आ रही है जो दिख नहीं रही है, लेकिन जब यहां आके वो चमक पैदा करती है, टकराती है इस जिंक सल्फाइड की सरफेस से, तो चिल्का पैदा करती है, फ्लोरेंस पैदा करती है, प्रतिदीप्ति पैदा करती है यहां इस एरिया में, इस तरह से। हाँ, इस एरिया में नहीं होती, क्योंकि कैथोड का ये जो एनोड का जो प्लेट है, इस प्लेट ने उसको रोक दिया, प्लेट के आर पार वो नहीं गुजर सकती, इस एरिया में नहीं है, इधर है। इसका मतलब ये तो अंदाजा लग गया कि कैथोड से कुछ रेज निकल के आ रही है, वो इनविजिबल रेज है, कैथोड से निकल के आ रही है, एनोड की तरफ आती है, और वो जिंक सल्फाइड जैसी किसी जिंक सल्फाइड या विलेमाइट इनकी पॉलिश से टकराती है तो फ्लोरेंस, चमक या प्रतिदीप्ति पैदा करती है, ये माना गया। तो इतना क्लियर हो गया कि वो जो इनविजिबल रेज है, वो इनविजिबल रेज कैथोड से निकल के एनोड की तरफ आ रही है। अब उन इनविजिबल रेज के बारे में और स्टडी शुरू हुआ, और स्टडी क्या हुआ कि ये एक बार हटाता हूं मैं, क्योंकि इसी डायग्राम को हमें बार बार काम में लेना है। अब ये देखा गया कि वो जो रेज है वो किस तरह की है, मतलब पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, बिहेवियर कैसा है उनका, ये स्टडी शुरू हुआ। तो क्या किया कि इसके इधर एक प्लेट रख दी, इस डिस्चार्ज ट्यूब, ये तो नली है ना, पूरी नली, इसका नाम है डिस्चार्ज ट्यूब यानी विसर्जन नली। इधर दूसरी प्लेट रख दी, और इस प्लेट को जैसे कर दिया प्लस प्लस प्लस, दूसरी बैटरी को ले ली, उस बैटरी के प्लस से जोड़ दिया, इस प्लेट को माइनस 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 कर दिया, और देखा कि ये जो रेज आ रही थी इनविजिबल रेज, अब की बार वो यहां चमक फ्लोरेंस पैदा नहीं कर रही है, अब की बार वो यहां फ्लोरेंस पैदा कर रही है, इस तरह से। इससे क्या समझ में आया, अब तो आप भी साइंटिस्ट बन गए होंगे, इससे ये समझ में आया कि वो जो भी रेज आ रही है वो इनविजिबल तो ही है, लेकिन वो यहां आके चमक पैदा करती है, इसका मतलब वो प्लस की तरफ अट्रैक्ट होती है और माइनस से रिपेल होती है। इसका मतलब वो जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, वो जो रेज है वो नेगेटिवली चार्ज है, ऋणावेशित है, इसलिए वो प्लस चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, प्लस चार्ज की तरफ वो अट्रैक्ट हो रही है। ये शुरुआत हुई। तो इससे एक तो ये पता लग गया कि वो जो रेज है वो कैथोड से निकल के एनोड की तरफ आ रही है और वो नेगेटिवली चार्ज्ड है। और देखा कि मैग्नेटिक फील्ड, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड था,
दो प्लेटें लगा दी, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में वो इस तरह से मुड़ती है जैसे कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को मुड़ना चाहिए, इस तरह से मुड़ती है। फिर ये जो है इसके, ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है विसर्जन ली, इस डिस्चार्ज ट्यूब के इधर एक मैग्नेट रखा, या इस तरह का यू टाइप का मैग्नेट रखा, जैसे वो हॉर्स शू मैग्नेट होता है ना, इस तरह का मैग्नेट, यू टाइप का मैग्नेट, ऐसा मैग्नेट रखा, ऐसा मैग्नेट रखा। तो ऐसे मैग्नेट में जैसे ये है एन नॉर्थ और ये है साउथ, और अब वही हाई वोल्ट लगा के वो जो रेज पैदा की, तो वो रेज इस तरह से मुड़ती है। ये देखो एन से एस की तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गया, नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड में उनका जो बिहेवियर था वो ऐसे था जैसे कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मुड़ते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से, कि इस तरफ मोशन है, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है तो फोर्स लगता है इस तरफ। तो वो भी इस तरह का बिहेवियर दिखा रहा था कि जैसे वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो उनका बिहेव कुल मिला के नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का था। और भी कुछ बातें देखी गई, और बातों में भाई वो इनविजिबल रेज थी, छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई है, नेगेटिव पार्टिकल से बनी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होती है, मुड़ती है, मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट होती है, मुड़ती है। ये सारी बातें चलती रही, और आगे एक्सपेरिमेंट और करते रहे कि वो स्ट्रेट लाइन में चलती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है। ये स्ट्रेट लाइन का पता लगाने के लिए क्या किया कि जब कोई इलेक्ट्रिक, कोई मतलब इसके इधर मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाते तो वो ऐसे स्ट्रेट चलती है, स्ट्रेट चलती है। इसकी और स्टडी करने के लिए किया कि ये एनोड यहां से निकाल के और यहां लगा दिया, एनोड यहां लगा दिया, ऐसे यहां से जोड़ दिया बैटरी से, ऐसे यहां जगह कर दी खाली। तो देखा कि वो ऐसे कैथोड से एनोड की तरफ आती है, यूं सीधी जाके यहाँ चमक पैदा करती है, यहाँ आके यहाँ चमक पैदा करती है, यहाँ। इसका मतलब वो सीधी चलती है। और बीच में कोई ऑब्स्टेकल रख दें, कोई बाधा रख दें, कोई बाधा, ऑब्स्टेकल, कोई प्लेट, सॉलिड प्लेट रख दें, तो इस प्लेट की यहाँ छाया बन जाती है, इमेज बन जाती है, मतलब इसके आर पार नहीं गुजर सकती, वो इसके आर पार नहीं गुजर सकती, वैसी वैसी शेडो बन जाती है, छाया बन जाती है। ये सब स्टडी किए और ये पता लगाया कि ये जो रेज है, इनविजिबल रेज, इनका नाम रखा कैथोड रेज, इनका नाम रखा कैथोड रेज, क्योंकि ये कैथोड से निकल के एनोड की तरफ जा रही है। इनका नाम कैथोड रेज, कैथोड के रखा गया। और ये छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई है, उन छोटे छोटे पार्टिकल का नाम रखा गया इलेक्ट्रॉन, उन छोटे छोटे पार्टिकल का नाम रखा गया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। इस तरह से कैथोड रेज के द्वारा इलेक्ट्रॉन का पता लगा, और इलेक्ट्रॉन का पता लगते ही सारा खेल चेंज हो गया, इलेक्ट्रॉन का पता लगते ही सारा खेल चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का पता लगते ही ऐसा हुआ कि ये तो पता था कि जो एटम होता है वो इन ऑल, कुल मिलाकर एटम न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। एटम जो है वो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। लेकिन उसके अंदर ये पता लग गया कि ये जो पार्टिकल है, ये इसके अंदर अलग अलग गैसें लेकर देखी, कभी हाइड्रोजन गैस लेकर देखी, कभी सिंपल एयर लेकर देखी। जब इतना कम प्रेशर हो जाता है तो वो मॉलिक्यूलर स्टेट में नहीं होती, एटॉमिक स्टेट में होती है, एच 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 ओ ओ ओ, जो भी गैस ली, अलग अलग गैसें ली, और वो गैसें एटॉमिक स्टेट में होती है, मतलब परमाणविक अवस्था में होती है, आणविक अवस्था में नहीं होती, परमाणविक अवस्था में होती है। लेकिन हर बार वो जो पार्टिकल थे, वो पार्टिकल हर बार वैसे के वैसे थे, वो पार्टिकल हर बार वैसे के वैसे थे, सेम इफेक्ट, सेम मास, सेम चार्ज, सब कुछ सेम निकला। इनका चार्ज जो निकाला गया इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज निकाला गया वो मिलिकन्स ऑयल ड्रॉपलेट मेथड होती है, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉपलेट मेथड, आजकल की बुक्स में नहीं है वो, तो उस मेथड से इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाला गया, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉपलेट मेथड, मिलिकन का तेल बिंदु प्रयोग, ऐसा प्रयोग था। तो वो कभी देखेंगे, जरूरत पड़ेगी तो करेंगे, या आपकी डिमांड होगी तो करके बताएंगे। तो ये पार्टिकल हर एक एलिमेंट में पाए गए, मतलब उस डिस्चार्ज ट्यूब में, उस विसर्जन नली में कोई भी गैस ले ली, हर गैस में वो पार्टिकल एग्जिस्ट थे। चाहे गैस नहीं लिया मैंने, कोई दूसरा मैटर लिया, लेकिन इतना कम प्रेशर हुआ तो वो गैस बन गई, गैसियस स्टेट में और एटॉमिक स्टेट में ही होगी। तो अब ये माना गया कि एटम जो होता है वो कुल मिलाकर न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, और उसके अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, इसका मतलब कोई पॉजिटिव भी होगा। तो शुरू में
थॉमसन जी ने ये माना कि एटम जो होता है वो इस तरह का होता है, गोल गेंद की तरह होता है। ये जो लाल लाल दिख रहा है ये सारा है पॉजिटिव चार्ज, ये मान लिया कि लाल लाल सारा जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। और ये जो येलो दिख रहे हैं पीले पीले, ये है वो इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसा मान लिया। जैसे वाटरमेलन यानी तरबूज होता है, तरबूज या मतीरा होता है, उसके अंदर जो लाल लाल गिरी होती है खाने की चीज, वो तो है मान लिया पॉजिटिव चार्ज, और उसके अंदर जो बीज है, बीज वो मान लिए इलेक्ट्रॉन की तरह। इस तरह से इसे वाटरमेलन मॉडल ऑफ एटम माना गया, परमाणु का तरबूज मॉडल माना गया, या इसी का नाम रखा गया थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल, ये प्लम पुडिंग मॉडल क्या था कि जो यूरोपियन कंट्रीज वगैरह होती है उनमें एक पुडिंग नाम की मिठाई खाई जाती है, जैसे नमकीन चावल समझ लो, ऐसे पुडिंग नाम की कोई मिठाई खाई जाती है, उसके अंदर प्लम नाम के फल जगह जगह बिखरे होते हैं, जैसे कि चेरी, चेरी के टुकड़े डाले हुए हैं छोटे ऐसे, इस तरह से माना गया। तो ये वाटरमेलन मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल था शुरू में। इसमें भी फिर चेंज हुआ, क्या हुआ कि करीब 7-8 साल बाद ये भी पता लग गया कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो कोई यूनिफॉर्म नहीं है इसके अंदर, वो भी छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में, छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में है। उन पार्टिकल्स का जो डिस्कवरी हुआ वो प्रोटॉन के रूप में हुआ, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन पॉजिटिव पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पार्टिकल। तो फिर इस प्लम पुडिंग मॉडल में थोड़ा चेंज कर दिया, चेंज ये कर दिया कि इस तरह से ये प्रोटॉन बिखरे हुए हैं, ये प्रोटॉन प्रोटॉन, इस तरह से प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन हो गए पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन हो गए नेगेटिव चार्ज। ये वाटरमेलन जो बताया था जिसमें कि पूरा पूरा लाल लाल जो दिख रहा है वो सारा सारा पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, वो तो तब था जब तक प्रोटॉन का पता नहीं लगा। जब प्रोटॉन का पता लग गया कि ये प्रोटॉन भी कोई चीज है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तब ये कहा कि इस तरह से प्लस और माइनस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। जैसे हमारे यहाँ बूंदी के लड्डू होते हैं, उन्हें मान लो कि बूंदी के दाने मोटे मोटे दाने हैं वो तो प्रोटॉन हो गया, और काली इलायची के छोटे छोटे दाने हैं वो मान लो इलेक्ट्रॉन हो गया। इस तरह से प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बिखरे होते हैं इस तरह से। तो ये बात हुई। अब ये प्रोटॉन का पता कब और कैसे लगा? प्रोटॉन का पता कैसे लगा? प्रोटॉन का पता भी इसी एक्सपेरिमेंट में लगा। किस तरह से लगा? पहले सारे को साफ करें। प्रोटॉन की डिस्कवरी भी काफी मेहनत के बाद, कई सालों के संघर्ष के बाद हुई। हाँ, तो इसी तरह से प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। प्रोटॉन की डिस्कवरी के लिए एक साइंटिस्ट था जिनका नाम था गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन नाम का साइंटिस्ट था। गोल्डस्टीन, गोल्ड मतलब सोना होता है ना वो, गोल्ड। गोल्डस्टीन नाम का साइंटिस्ट था। उसने क्या किया कि ये जो कैथोड था, इस कैथोड को यहां लगा लिया, इस जगह, कैथोड को इस जगह लगा लिया, यहां, वही कैथोड वैसा का वैसा यहां लगा लिया, और उसके अंदर आर पार छेद कर दिए, ऐसे आर पार छेद, कैथोड के अंदर यूं आर पार छेद ले लिए, होल्स ले लिए, और कैथोड को यहां से ऐसे जोड़ दिया, ऐसे यहां से हटा दिया, यहां से कैथोड को हटा दिया। तो वही जो कैथोड रेज के प्रोडक्शन के लिए एक्सपेरिमेंट था वही वापस शुरू हुआ। किया गोल्डस्टीन ने, क्या किया कि कैथोड ले लिया, कैथोड विद होल्स, कैथोड में यूं छेद कर लिया, ऐसे यहाँ छेद, यहाँ छेद, यहाँ छेद, और कैथोड को यहाँ की बजाय यहाँ लगा दिया, यहाँ। उसने वही प्रोसेस किया जो पहले थॉमसन जी ने किया था कि 11,000 वोल्ट के आसपास वोल्ट लगाया, बस शिफ्ट ये कर दिया कि कैथोड को यहाँ कर दिया और कैथोड में छेद ले लिया, और एनोड तो एनोड है ही बेचारा, वो तो वही जाए, और वही पूरे के अंदर 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 जिंक सल्फाइड की पॉलिश कर दी। जिंक सल्फाइड एक प्रतिदीप्ति पदार्थ है, फ्लोरेसेंट सब्सटेंस है, जो चमक पैदा करता है, चिल्का पैदा करता है, कुछ पार्टिकल्स टकराएं तो चिल्का पैदा करता है। जिंक सल्फाइड की पॉलिश अंदर जैसे थी वैसे कर दी, बस ये कैथोड चेंज कर दिया, कैथोड में छेद कर दिए। अब वही उतना हाई वो वोल्ट लगाया 11,000 वोल्ट, और प्रेशर वही 10⁻³ मिलीमीटर Hg, Hg मतलब पारा, मरकरी, इतना करीब प्रेशर कर दिया। तो देखा
कि कैथोड किरणें तो यहाँ से निकल के यहाँ आती है और यहाँ सिलिका पैदा करती है, चमक पैदा करती है, यहाँ चमक पैदा करती है, यहाँ उनकी छाया बन जाती है, इसकी कैथोड एनोड की शैडो बन जाती है। ठीक है, तो कैथोड किरणें जैसे आ रही थी वैसे आई, लेकिन अब की बार कुछ किरणें इधर भी दिखाई दी, कुछ पार्टिकल यहाँ चमक पैदा करते दिखाई दिए, यहाँ इस जगह यहाँ चमक पैदा करते हुए दिखाई दिए। एक पार्टिकल आया टकराया, चमक पैदा हुई, एक पार्टिकल आया टकराया, चमक पैदा हुई, यहाँ चमक पैदा हुई। तो वो पार्टिकल क्या थे, उनके बारे में स्टडी शुरू हुई। तो देखा कि मान लो इस तरफ, मैं कलर थोड़ा चेंज कर दूं, इस तरफ जैसे कोई प्लस प्लेट लगाई, इस तरफ कोई माइनस प्लेट लगाई, उसको दूसरी बैटरी से जोड़ दिया आपस में से, तो क्या हुआ कि वो जो पार्टिकल थे वो प्लस से रिपेल होके इधर चले गए ऐसे, अब माइनस की तरफ अट्रैक्ट हो गए, माइनस की तरफ आकर्षित हो गए, यहाँ हो गए। इसका मतलब ये जो रेज बन रही है इनका नाम था कैनाल रेज। कैनाल क्यों? क्योंकि ये जो छेद है ना, छेद, ये छेद नहर की तरह है, नहर जैसे कैनाल होती है ना, कैनाल की तरह उनमें से निकल के आते हैं, इनका नाम रखा गया कैनाल रेज। वो तो थी कैथोड रेज और ये थी कैनाल रेज, कैनाल रेज, कैनाल किरणें। ये कैनाल किरणें जो थी ये पॉजिटिव पार्टिकल से बनी हुई थी, कैथोड रेज जो थी वो नेगेटिव पार्टिकल से बनी हुई थी। तो ये पॉजिटिव पार्टिकल से बनी थी, इसलिए प्लस से रिपेल होती है और माइनस से अट्रैक्ट होती है। तो इनकी स्टडी शुरू हुई। तो ये जो कैनाल रेज थी, कैनाल रेज का सबसे पहले पता लगाया गोल्डस्टीन ने, कैनाल किरणें, कैनाल रेज। और इन किरणों में छोटे छोटे पार्टिकल बने होते हैं, ये भी छोटे छोटे पार्टिकल से बनी होती है। सबसे छोटे पार्टिकल का नाम रखा गया प्रोटॉन, सबसे छोटे पार्टिकल का नाम रखा गया प्रोटॉन। और वो नाम रखा किसने? रदरफोर्ड ने रखा। वो नाम रखा रदरफोर्ड। रदरफोर्ड वास्तव में जे थॉमसन का एक स्कॉलर था, स्टूडेंट था। जे थॉमसन का स्टूडेंट था रदरफोर्ड, और करीब 20-25 साल छोटा था एज के हिसाब से। तो रदरफोर्ड ने, जो गोल्डस्टीन ने कैनाल रेज यानी कैनाल किरणें प्राप्त की थी, खोजी थी, उनमें जो पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल मिले, और जो हर एक मटेरियल के अंदर थे, मटेरियल चाहे कोई भी लो, मतलब यहाँ कोई भी गैस भर दो, हर गैस में वो पार्टिकल मिले, उनका नाम रखा गया प्रोटॉन, और नाम रखा रदरफोर्ड ने। इस तरह से कैथोड किरणों या इलेक्ट्रॉन्स के काफी साल बाद प्रोटॉन्स के पता लगा, प्रोटॉन्स की खोज पता हुई। तो जब प्रोटॉन्स का पता लग गया तो ये पता लगा कि चार्ज जितना प्रोटॉन का होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन का होता है, दोनों का चार्ज बराबर होता है। बस ये है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, वैल्यू दोनों की बराबर होती है, 1.6 10⁻⁻⁹। और प्रोटॉन का जो मास होता है, मास, वो करीब करीब 1840 से 1836 गुना होता है इलेक्ट्रॉन के मास से। इलेक्ट्रॉन के मास से करीब 1840 1836 गुना ज्यादा होता है। मतलब प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन से काफी ज्यादा भारी होता है, काफी ज्यादा भारी होता है। वैसे हुआ क्या ऐसा, ये किरणें इधर क्यों चलने लगी? तो हुआ ऐसे कि जो गैस इसके अंदर भरी हुई थी वो गैस पूरी तरह नहीं निकाली थी, बहुत कुछ निकालती थी। इतना कम प्रेशर कर दिया, 10⁻³ मिलीमीटर HG प्रेशर कर दिया, मतलब बहुत कम कर दिया प्रेशर। लेकिन पूरी तरह से वैक्यूम नहीं था इसके अंदर। जो गैस भरी थी उस गैस के पार्टिकल तो थे, गैस के पार्टिकल तो थे। जब इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के भागा तो उस गैस के पार्टिकल से टकराया। टकराने से ये हुआ कि उस गैस के पार्टिकल के पास जो इलेक्ट्रॉन था, वो इलेक्ट्रॉन इसकी टक्कर से निकल के भाग गया। वैसे तो ये न्यूट्रल था, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन निकल के भाग गया तो ये बन गया पॉजिटिव पार्टिकल। पॉजिटिव पार्टिकल होने के कारण ये कैथोड से अट्रैक्ट हुआ, ऐसे कैथोड से अट्रैक्ट हुआ तो कैथोड की तरफ भाग के आया और यहाँ इस छेद मिल गया ऐसे, तो छेद में सीधा पार निकल गया ऐसे। तो अगर कैथोड किरणें पैदा नहीं होती तो ये कैनाल किरणें पैदा नहीं होती। कैथोड किरणों के कारण पैदा ये होती है, जैसे मान लो ये एक, वो जो गैस भरी थी उस गैस का कोई एटम है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन दौड़ता हुआ आया कैथोड किरण के रूप में, वो यहाँ आके टकराया और टकरा के इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को अपने साथ निकाल के ले गया, टक्कर से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो बाकी जो बच गया वो पॉजिटिव बन गया। वो पॉजिटिव इधर आया, यहाँ अगर कैथोड से टकरा गया तो रुक जाएगा, और अगर होल किसी में आ गया, वो होल जो छेद थे जिनका नाम कैनाल था, तो सीधा पार निकल गया। इस तरह से ये जो कैनाल रेज है ना, इस तरह से पैदा हुई। और कैनाल रेज में सबसे छोटा जो पार्टिकल था, सबसे छोटा पार्टिकल, वो
हर एक मेटेरियल में पाया गया, चाहे यहाँ कोई गैस ले ली, चाहे हाइड्रोजन गैस ले ली, चाहे नाइट्रोजन ले ली, चाहे ऑक्सीजन ले ली, चाहे सोडियम ले लिया, कुछ भी ले लिया, इतने कम प्रेशर पर तो वो गैसियस स्टेट में होगा और मॉलिक्यूलर एटॉमिक स्टेट में होगा, परमाणविक अवस्था में होगा। तो हर एक के अंदर इलेक्ट्रॉन वैसे के वैसे पाए गए और हर एक के अंदर जो प्रोटॉन थे वो भी वैसे के वैसे पाए गए। तो इस तरह से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई। तो शुरू में जो डाल्टन जी ने कहा था कि एटम को तोड़ नहीं सकते, उस एटम को इस तरह से तोड़ दिया गया। तो जो साइंटिस्ट थे तोड़ने वाले, उन्होंने हमारे अगर लोकल भाषा में कहते तो ये कहा होगा कि उस डालिए को कुछ नहीं आता, उसने जो बताया गलत बताया, उसको पता ही नहीं कि एटम तोड़ सकते हैं, देखो हमने तोड़ के दिखा दिया, ऐसे कहा होगा। लेकिन वैसे साइंटिस्ट एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं बोला होगा। तो इस तरह से जब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों का पता लग गया तो इस तरह से कहा कि एटम जो होता है वो गोल गेंद की तरह होता है, उसमें प्रोटॉन बिखरे होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी बिखरे होते हैं, नंबर इक्वल होती है, नंबर यानी संख्या बराबर होती है, जितने प्रोटॉन उतने ही, मतलब जितना नंबर प्रोटॉन्स का है उतना ही नंबर इलेक्ट्रॉन का होगा, कुल मिला के बराबर होंगे। तो इलेक्ट्रॉन पर भी चार्ज इतना ही होगा और प्रोटॉन पर भी चार्ज इतना ही होगा। प्रोटॉन पर चार्ज इलेक्ट्रॉन का इक्वल ही होता है, बस पॉजिटिव होता है। इक्वल चार्ज है तो इक्वल चार्ज होने से कुल मिला के न्यूट्रल हो गया, जीरो चार्ज हो गया, कुल मिला के न्यूट्रल यानी जीरो चार्ज हो गया। इस तरह से एटम जो है न्यूट्रल होता है। और जब इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो वो बाकी जो बचता है वो पॉजिटिव चार्ज, जैसे मान लो सोडियम का एटम है, सोडियम के एटम में 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है, तो कुल मिला के क्या है +11 -11, ये न्यूट्रल है, जीरो है। लेकिन अगर इसमें से एक प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन निकल जाए, मान लो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बाकी बच गया +1। और उन दिनों के हिसाब से देखा जाए तो ये भी हो सकता है कि प्रोटॉन निकल गया एक, प्रोटॉन 10 रह गए, इलेक्ट्रॉन तो उतने पड़े हैं, तो ये माइनस भी हो सकता है, -1। उन दिनों के हिसाब से ये पता नहीं था कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में से कौन निकल सकता है। जब दोनों एक ही तरह बिखरे हुए हैं तो प्रोटॉन निकल जाए चाहे इलेक्ट्रॉन निकल जाए। तो उन दिनों के हिसाब से देखते तो ये भी कह सकते हैं कि सोडियम जो है वो Na+1 बन सकता है, Na-1 बन सकता है। ये तो बाद में पता लगा ये इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा बाहर, प्रोटॉन बाहर नहीं निकल सकता। क्यों नहीं निकल सकता? क्योंकि एटम की स्ट्रक्चर, परमाणु की संरचना ऐसी नहीं होती जैसी थॉमसन जी ने बताई है, ऐसी नहीं होती, ये गलत हो गई। ये गलत कैसे हुई इसके बारे में भी कुछ एक्सपेरिमेंट हुए और वो एक्सपेरिमेंट हम करेंगे, लेकिन अब लेसन काफी लंबा चल गया। ये एक्सपेरिमेंट हम बताएंगे नेक्स्ट लेसन में बहुत जल्दी।